नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं आज जहां लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर जी का आज 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वहीं आज शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां अभी वो अपने अंतिम सफर पर हैं, तो वहीं उनके चाहने वालों का काफिला उनकी इस अंतिम विदाई में उनके साथ शिवाजी पार्क तक जाएगा। लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकल गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। वहीं लता मंगेशकर को विदाई देने के लिए चाहने वालों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। सभी की आंखें नम हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकल गई है। मुंबई की गलियों से उनका काफिला निकल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है, जहां शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रास्ते भर में लता मंगेशकर जी के चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूर्यास्त से पहले लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो हमेशा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। जहां आज लता मंगेशकर जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभुकुंज से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। वहीं लता मंगेशकर जी को विदाई देने के लिए चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सभी लता जी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। वहीं पुलिस इस भीड़ पर काबू पाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। लता जी के करियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी, पर जैसे मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई आकर उन्होंने सिंगिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट गानों की लंबी लाइन लगा दी। तो वहीं आज पूरे देश को शोक में डालकर आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि उनका इलाज 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने काफी कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। तो वही 5 साल की उम्र में अपने पिता द्वारा लिखित नाटकों में भी वो अभिनय करने लगी थी। वो 1949 में मुंबई आ गई थी। उस्ताद अमन अली खान से उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत सीखा था। तो लता मंगेशकर जी को जहां 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता जी लगभग 1 महीने से अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी संग उनकी टीम लता जी की देखरेख और इलाज कर रहे थे। तो आज लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गई। उनका अंतिम संस्कार आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में होना है। लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकल गई हैं। आज पूरे राजकीय सम्मान से उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है, जहां लता मंगेशकर को विदाई देने के लिए चाहने वालों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। तो वही हमारे साथ नव कुमार राजू फिल्म निर्देशक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सर, आज पूरा देश दुख की घड़ी में है। लता जी अब हमारे बीच नहीं रही। आपने तो उनके साथ काम भी किया है, तो आप किस तरीके से इसको देश की क्षति के रूप में देखते हैं? देखिए,
मतलब शब्द नहीं है आज बयां करने के लिए या बोलने के लिए, क्योंकि सब खामोशी से होगी। जैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब एटमॉस्फेयर से सुर ही गुम हो गए जी। और इनके साथ तो मेरा जैसे पारिवारिक संबंध थे। मेरे पिताजी हारमोनियम प्लेयर थे और मैंने तो बचपन से इनको रियाज और वो सारी चीज देखी थी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, राजश्री प्रोडक्शन ज्वाइन किया, तो एज एसोसिएट डायरेक्टर इन्होंने मैंने प्यार कैसे हम आपके हैं कौन तक साथ देखा। फिर जब मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म शुरू हुई पहली हम तुम पे मरते हैं, तो इन्होंने पहला गाना गाया था जो टाइटल ट्रैक था हम तुम पे मरते हैं। तो जितना सफर मैंने इनको देखा, इनको समझा, और जब मैं आज अपने बॉलीवुड अभिनय में अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोई महान ऐसे ही नहीं होता, उनके अंदर कोई ना कोई एक गुण ऐसा होता है जो उनको महान बनाता है। तो लता जी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। आज मैं सच बताऊं तो मतलब बोलना ही डिफिकल्ट है कि जो जो चीज हमने उनसे सीखी, उनकी सहजता, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका अपने आप को पूरा का पूरा संगीत को मतलब जिस तरीके से जीवन दे दिया। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि दी मुझे बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग में कहा था कि देखो मैं बाहर की चीजों से ना इतनी प्रभावित नहीं होती। सुर मेरे भीतर ही है, ये लताएं मेरे भीतर ही हैं। बस मैं उन्हीं में रहती हूँ, रियाज करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और जो गाना मेरे पास आता है उसको बहुत सहजता से गा देती हूँ। इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा न तो वो किसी ग्लैमर में उलझी, न उन्होंने कुछ हमेशा साधक की तरह रही। मैंने जब पहला गाना किया तब मैंने देखा कि कितने मतलब ऐसा लगता है जैसे नई सिंगर है, ऐसा लगता है जैसे इनका ये पहला गाना है, ऐसे वो गाना की रियाज कर रही थी। और वो राग शिवरंजनी पर था। तो उन्होंने उत्तम जी से कहा कि मैं डब नहीं करूंगी, मैं कुछ दिनों बाद डब करती हूँ। और फिर क्या हुआ, उत्तम जी ने मुझे कहा कि अपना फोन ऑन रखना, अभी आपको एक फोन आएगा। और थोड़ी देर में लता जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि राजू मैंने प्रैक्टिस कर ली है, अब आप लोग डबिंग रख सकते हैं। सो मैंने कहा यार, एक डेब्यूटेंट फिल्म डायरेक्टर का गाना गाने के लिए उन्होंने रियाज किया, उन्होंने टाइम लिया। हम कौन थे, हम कौन हैं? अगर एक देखें लता दी के सामने तो हम कौन थे, पर उन्होंने उतना टाइम लिया, टाइम लेके रियाज करके फिर वो गाना गाया और फिर वो गाना उस फिल्म में सबसे बड़ा हिट हुआ। तो ये लता दी थी। जी सर, क्योंकि आपने तो उनके साथ काम किया हुआ है, तो ऐसी कोई उनकी प्रेरणादायक बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? जी, मैंने बताया ना आपसे कि जब भी मैं मिलता था तो उनके अंदर बहुत जिंदगी बची हुई लगती थी। उनके अंदर बहुत संगीत उनके अंदर दिखता था, बहुत संगीत दिखता था। जैसे हमने गवाए गाने हम तुम पे मरते में, है ना, हर बार जब हम मिलते थे, जब गाने की मैं सिचुएशन सुनाता था ना, तो ऐसा नहीं लगता था कि जिस लेडी ने 20-25 हजार गाने गाए हो, अब उसके लिए ये चीज बोर्डम हो गई है, अब उसके लिए ये एक पैसा कमाने का जरिया हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। जब मैं सुनाता था, क्योंकि हम राजश्री प्रोडक्शन से हैं, तो हम म्यूजिक हमारे लिए स्क्रीन प्ले का पार्ट होता है, तो हम पूरी पिक्चराइजेशन सुनाते हैं, चाहे बख्शी साहब हो चाहे लता दी हो। तो जब मैं पूरी सिचुएशन सुनाता था तो उनकी आंखों में ऐसा लगता था कि वो खुद अपने आप को उस फिल्म की नायिका के तौर पे देख रही हैं। और फिर वो जो गाना गाती थी तो एग्जैक्टली जो विजुअल मेरे जहन में होता था वो वैसा ही गाती थी और वही हरकतें करती थी और मजा आ जाता था। जी सर। सर, कोई ऐसा खास लम्हा, कोई ऐसी खास बात जो आपको हमेशा याद रहेगी और आज आप हमारे दर्शकों के बीच भी उस बात को शेयर करना चाहें? जैसा मैंने अभी आपसे कहा, फिर मैं उसी बात को वापस से दोहराना चाहूंगा जी। और एक तो बहुत छोटी सी बात दोहराना चाहूंगा जी। कि जब वो गाने के लिए आती थी जी, तो पूरे स्टूडियो में ऑटोमेटिकली एक पायसनेस आ जाती थी। जी। राइट फ्रॉम स्टूडियो के गेट से लेके जिस लिफ्ट से वो ऊपर आती थी, चाहे बॉम्बे लैब स्टूडियो था या कोई और, तो आपको पता है पूरे स्टूडियो में एक ऐसी वाइब्रेशन आती थी कि वाकई में सरस्वती आ रही है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ,
ऐसा लगता था सरस्वती आ रही है। जी सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल जाता था। जैसे आज आपने देखा है ना, जी तो मैं अगर एटमॉस्फेयर में देख रहा हूं, मैं कहीं भी देख रहा हूं, तो आज एक तो पूरे नेचर में एक जो उदासपन आ गया है, उस उदासपन को देखकर लगता ही है ना कि कोई ऐसा हमारे से खो गया जिसकी अब पूर्ति नहीं हो पाएगी। जी सो उनके साथ वैसे ही लगता था। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, मैं वापस बोलना चाहता हूं कि वो गाना गाने आई, उनको लगा कि आज मैं जस्टिस नहीं कर सकूंगी। उन्होंने डबिंग नहीं की। उन्होंने कुछ दिन लिए, उस गाने की रियाज किया। उस गाने का रियाज करके मुझे फोन किया, और फोन करके, जबकि मैं डेब्यूटेंट फिल्म मेकर था, मेरी पहली फिल्म थी एज इंडिपेंडेंट राइटर डायरेक्टर, मैं कौन हूं, पर उनका मुझे फोन आना और मुझे ये कहना कि नहीं, अब मैं रेडी हूं, मैंने रियाज कर ली, प्रैक्टिस कर ली, अब मैं आपका गाना गाने के लिए तैयार हूं। आप जरा सोच के देखिए, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो सोच कर देखिए कि कोई महान कैसे बनता है। उनको ये मतलब नहीं था कि गाने का म्यूजिक कंपोजर कौन है, डायरेक्टर कौन है। उनको ये मतलब था कि ये जो सुर है, ये जो राग शिवरंजनी है, ये जो धुन उत्तम सिंह जी ने बनाई है, इसको मैं जस्टिफाई कर रही हूं या नहीं, इस गीत में मैं सोल पैदा कर रही हूं या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, वैसे आपने उनके साथ कितने गानों पर काम किया, और कोई एक ऐसा गाना लता जी का जो आपके दिल के बेहद करीब हो? मेरी पहली फिल्म का हम तुम पे मरते हैं जी, वही गाना। अब एक बार सभी से कहूंगा कि हम तुम पे मरते हैं का गाना, हम तुम पे मरते हैं, यही टाइटल ट्रैक था। आप लोग एक बार सुनकर देखिए। आप जब गाना सुनोगे ना, आपको अपने आप विजुअल्स दिखाई देने लगेगा। और जब मैं यश चोपड़ा जी को मिला था, उन्होंने कहा था कि ये तेरी फिल्म का बेस्ट सॉन्ग है। जी। तो सर, और जैसा कि वैसे ही हाँ जी सर। हमारा मैंने प्यार किया का पहला गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। जी जी सर, जी सर, बहुत बहुत जी सर, बताइए सर। आप वो गाना देख लीजिए, जी, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। जी सर। जब उनको ये बताया गया कि भाग्यश्री एक टीनेज गर्ल है और भाग्यश्री की ये एज है, जी, और ये पहली बार ये दोनों में एक इन्फेचुएशन हुआ है, एक लगा हुआ है। यकीन करिए, जिस दिन लता जी ने वो गाना गाया था, जी, उनकी आवाज और भाग्यश्री की आवाज में कोई भी डिफरेंस नहीं था। लता जी के एक्सप्रेशंस में और भाग्यश्री के एक्टिंग करते समय एक्सप्रेशंस में कोई भी फर्क नहीं था। आप देख लीजिए, दिल दीवाना बिन सजना के मानना एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि जैसे भाग्यश्री स्वयं गा रही है। जी, ये कमाल था। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी सारी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए, उनके बारे में इतना कुछ हमें बताने के लिए। जैसा कि अभी हमारे साथ फिल्म निर्देशक नव कुमार राजू जी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके का उनका स्वभाव था, बेहद शालीन स्वभाव की वो थी। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में जहां उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहीं पीएम मोदी भी आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जन सैलाब, उनके चाहने वाले आज उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ शिवाजी पार्क तक जाने वाले हैं। आज 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो वहीं पूरे फिल्म जगत और कला जगत को आज एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। पूरे देश को आज एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन में अब मनाया जाएगा। तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जिन्हें भारत की नाइटिंगेल, स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था, आज वो हमारे बीच नहीं रही। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज से पूरे देश और दुनिया में पूरे देश का नाम
रोशन किया। आज हम सभी के लिए एक बेहद दुखद बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रही। ऐसे में कई नेता, कई बड़ी हस्तियों ने भी आज शोक प्रकट करते हुए आज उनकी अंतिम विदाई में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस वैन में उनको शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है, वहां उनकी बहन, उस वैन में उनकी बहन भी मौजूद है। आशा भोसले, उनकी बहन और समस्त परिवार उस वैन में आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके साथ शिवाजी पार्क तक जाएगा। तो आपको बता दें कि आज पीएम मोदी भी लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकल गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है, जहां लता मंगेशकर जी के चाहने वाले उनको विदाई देने के लिए उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। सभी लता जी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस भी इस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रही है ताकि लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाने में दिक्कत ना हो। लता जी के करियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी, पर जैसे मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई आकर उन्हें सिंगिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने सुपरहिट गानों की लंबी लाइन लगा दी। म्यूजिक लवर्स के लिए वो सिर्फ गायिका नहीं बल्कि देवी थी। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत उनके गाने सुने बिना नहीं होती। अपनी गायकी के दम पर स्वर कोकिला ने सिर्फ लोगों के दिलों में पहचान बनाई, बल्कि कई अवार्ड्स भी जीतकर दुनिया भर में देश का नाम भी रोशन किया। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं गायकी के दम पर लता जी को 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार लेने में भी सफलता हासिल हुई थी। तो वहीं लता मंगेशकर अपनी गायकी से लगातार ये साबित करती रहीं कि वो एक नहीं बल्कि कई अवार्ड्स की हकदार हैं। उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे मां सरस्वती उनके कंठ में खुद विराजमान है। शायद यही वजह है कि आज एक पल वो भी था जब उन्हें 1998 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वही 1993 में लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसी के साथ 1999 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था और इसी कतार में उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। तो आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे उन्हें शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 6:30 बजे वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो वहीं अभिनेता यशपाल शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी यशपाल जी, आज हम सभी के लिए दुख की घड़ी है। आप देश के लिए इसे कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये देश के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि स्वर्ग साम्राज्ञी है वो, जो सम्राट, जो राजा या रानी जो होती हैं, उनको लेकर के मैं कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जी ना उनके जैसा कोई था, ना है, ना कभी आएगा। जी साम्राज्ञी है वो पूरे विश्व की, नॉट इंडिया की नहीं सिर्फ, पर पूरे वर्ल्ड की। जी सर। और
एक झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए, चाहे राजमहल में रह रहे हो, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ लोग हो, सबके लिए उन सबकी चहेती है जी। और मैं आज एयरपोर्ट पे था जब मुझे ये न्यूज मिली, और पटना में था, मैं अभी बॉम्बे हूँ, तो मुझे लाइन में लगा हुआ था और मुझे फोन आया और मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जी सर, जरूर। चैनल के साथ कि मैं एक बार उनसे मिला हूँ आमिर खान के जरिए। जी सर। जब लगान फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ओ पालनहारी, जो भजन है लगान फिल्म का, वो रिकॉर्ड कर रही थी और आमिर खान ने हम सबको बुलाया था, पूरे 10 लोगों को, कि आप आइए, लता मंगेशकर जी को रिकॉर्डिंग करना देखना, उनको अपने आप में अनुभव है। जी सर। और हम लोग वहां थे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, और चाय वाय भी पिया, लंच भी किया। तो बहुत थोड़े से समय में एक मीटिंग में इतना कुछ जाना। सबसे बड़ी बात जो मैं आज के कलाकारों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे ही कोई एक टेक होता था गाने का, एक पैराग्राफ, एक लाइन 2 लाइन, और वो कट होता था, तो नहीं आ गई, ये अच्छा नहीं है, इसमें रस नहीं है, वो रस नहीं है, वो मजा, वो मूड नहीं है। जी। मुझे हैरानी होती है आज 2 एल्बम करके या थोड़ा से 2 गाने गा के फिल्मों में या इतने बड़े स्टार बन जाते हैं लोग और इतना घमंड करते हैं। ये पोलाइटनेस और ये हम्बलनेस जो लता जी के अंदर थी, वो हमको सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सच में उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा है सामने से उनको, और इतना प्यार से, इतनी सिंपलिसिटी, मैं उनको अगर जानूं, गुलजार साहब को जानूं, लता मंगेशकर को, सफेद कपड़ों में मुझे दिखते हैं, इतने सिंपल है वो, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। शायद वो डायमंड की शौकीन थी, जो डायमंड भी वो भी व्हाइट, या उसके अलावा उनको मैंने कभी भी नहीं देखा बहुत ज्यादा उन ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में या उसमें। मैं इतना ही जानता हूं उनको, और मेरा इतना ही, मैं एक गांव से हूं हरियाणा के, तो मैं इतना ही जानता हूं उनको। और मैंने जब उनको पहली बार मिला था, मुझे कभी जिंदगी में स्वप्न था कि मैं रूबरू कभी मिल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं मिल पाया, और मैंने आज तक वो डायरी में भी लिखा हुआ है जी। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा वो दिन। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अभिनेता यशपाल जी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी यादों को हमारे साथ साझा करा। फिलहाल से इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।